विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, यदि आपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री का चुनाव किया है यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को चुना है, तो केमिस्ट्री का मेजर का सेकंड पेपर जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पेपर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और उसमें कुछ चुनिंदा प्रश्नों के सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों पेपर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकोशल शासकीय अग्रणी महाविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के साथ साथ यह पेपर मध्य प्रदेश के कॉलेजों में बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आपको इससे एक आइडिया लगेगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है और पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो देर ना करते हुए हम इस पेपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर एग्जामिनेशन ईयर 2026 है। केमिस्ट्री मेजर सेकंड का पेपर है, 70 नंबर का पेपर। पेपर का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। पार्ट ए में ये पूरा पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें कहा गया है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर देना और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न है भारतीय चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम क्या है यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीयू। तीसरा प्रश्न है ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या है? व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगला प्रश्न है पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा पेपर उपयोग किया जाता है? व्हिच पेपर इज यूज्ड इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगला प्रश्न है किसी विकिरण की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है तो व्हिच रेडिएशन हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। आगे चलते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। सेक्शन बी उसमें दिया हुआ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और यहां पर आते हैं 5 गुणा 4 की बात कर रहे हैं यानी कि प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और टोटल 5 प्रश्नों आपको यहां पर सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है आचार्य नागार्जुन ने रसशास्त्र में क्या योगदान दिया? व्हाट आर द आचार्य नागार्जुन कंट्रीब्यूट टू रसशास्त्र। इसके अथवा में प्रश्न है ऋषि कणाद के पदार्थ के बारे में क्या अवधारणा थी यानी व्हाट इज द ऋषि कणाद कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव कीजिए d/dx 10x इक्वल टू sec स्क्वायर x। उसके अथवा में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को समझाइए। चौथा प्रश्न है एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर को समझाइए और मोलरिटी नॉर्मलिटी के बारे में भी बात कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी क्या है और इसका क्लासिफिकेशन कीजिए। इसके अथवा में गैस क्रोमेटोग्राफी से आप क्या समझते हो, इसके उपयोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर टिप्पणी लिखिए और अगला क्वेश्चन है उसके और में बियर्ड लैम्बर्ट लॉ को स्पष्ट कीजिए। सेक्शन सी में जाते हैं तो यहां पर कह रहा है कि 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का है। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के औषधि दर्शन एवं चिकित्सा पद्धति को समझाइए। एक्सप्लेन द मेडिसिनल फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत। इसके और में दिया हुआ है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के वैज्ञानिक, औद्योगिक, शिक्षक एवं सामाजिक योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 निम्न सरल रेखा समीकरणों को उनकी प्रवणता अंतखंड ज्ञात कीजिए। y इक्वल टू 2x प्लस 6, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 और 2y माइनस 4x इक्वल टू 5। कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, डिस्क्राइब वेरियस मेरिट्स कंप्यूटर। अगला प्रश्न है क्योंकि का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ, उसमें हाइड्रोजन का क्वांटिटी 1.58% है, नाइट्रोजन 22.22% है, ऑक्सीजन 76.2% है। तो यौगिक का मॉलिक्यूलर मास 63 है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कीजिए। और चौथा अगला चलते इसके और में दिया हुआ है मीडियन एक्सप्लेन एवरेज, मीडियन, एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विद एग्जांपल। माध्य, माध्यिका और माध्य विचलन में मानक विचलन को उदाहरण से समझाइए। अगला प्रश्न है टीएलसी के सिद्धांत, विधि एवं उपकरण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ टीएलसी। इसके और में दिया एचपीसीएल यानी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत, विधि एवं उपकरण का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। इसकी विस्तृत व्याख्या कर अनुप्रयोग लिखिए, उसके एप्लीकेशन लिखने का है। उसके और में डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। विद्यार्थियों तो हमने पेपर के बारे में बात करी, बस पेपर के कुछ चुनिंदा प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करने का है, बिल्कुल लाइक कीजिएगा। आपके साथियों तक, आपके क्लासमेट तक जिनका मेजर केमिस्ट्री है वहां तक ये वीडियो आप शेयर करने का कष्ट करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
और कोई कॉम्प्लीमेंट भी आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपका कोई क्वेश्चन भी तो भेजिए। इसके साथ यदि अभी तक आपने आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे, नया नया कंटेंट लेकर आए। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में तो डेफिनेटली हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तक आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके लिए इसी तरीके से कंटेंट बनाते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आपके यूनिवर्सिटी में भी आपका जो पेपर हो रहा है, आपका जो भी मेजर है, माइनर है, एमटीसी है, इसके अलावा वोकेशनल कोर्स है या हिंदी, इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी भारत बोध का पेपर हो रहा होगा, तो वो जब भी पेपर आपका होता है तो उस दिन आप एक कष्ट करना है, आपको उसका फोटो क्लिक करना है, क्लियर सी इमेज क्लिक करना है और मुझे एक नंबर आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नंबर है 77 250 44 325। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पेपर भेजने का कष्ट करना होगा, छोटा सा, ये तो कर ही सकते हैं हम लोग, तो एक कष्ट कीजिएगा जिससे मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को आपका पेपर उपलब्ध हो सके और उनको भी एक मदद मिल सके। चलते हैं आगे, यहां पर क्वेश्चंस की बात करते हैं। सेक्शन ए में दिया हुआ है भारतीय चिकित्सा का जनक किसे कहा गया, तो हूं इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि चरक को भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता की रचना की है, जो कि सर्जरी के रेफरेंस में महर्षि सुश्रुत के को जनक माना जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से जानते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाता है। आगे चलते हैं, क्योंकि इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। ग्लूकोज का समानुपाती सूत्र क्या है, तो एम्पिरिकल फार्मूला पूछा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। जब हम परमाणु के उसके रेशो में चलते हैं, अनुपात में चलते हैं, तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 वापस ऑक्सीजन है, तो 6:12:6 है। मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करें तो 1:2:1 हो जाता है, तो इसका समानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फार्मूला CH2O हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा पेपर उपयोग किया जाता है, विच पेपर इज यूज्ड इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी मुख्य रूप से वॉटमैन फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है, विशेषकर वॉटमैन नंबर 1। इसमें सेलुलोज की मात्रा अच्छी खासी होती है, उच्च होती है, जो कि स्थिर यानी स्टेशनरी फेज के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, किसी विकिरण की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, विच रेडिएशंस हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जब जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, उसमें रेडियो वेव की वेवलेंथ जो होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। हम केवल दृश्य प्रकाश की बात करें तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती थी। विजिबल रेडिएशन में देखें तो रेड कलर सबसे ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पर मैंने रेड कलर में क्वेश्चन को मेंशन कर रखा है, तो आप तक ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से पूछ रहा है, तो ये कारण है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, और विजिबल रेडिएशन की बात करें तो रेड कलर। अब आ जाता हम सेक्शन बी की तरफ। यहां पर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। आचार्य नागार्जुन ने रसशास्त्र में क्या योगदान दिया, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चले आगे, तो व्हाट आर द आचार्य नागार्जुन कंट्रीब्यूट टू रसशास्त्र। तो आचार्य नागार्जुन ने भारतीय रसशास्त्र के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें रसायन विज्ञान या रसायन विद्या का महान आचार्य भी माना जाता है। उन्होंने धातुओं, खनिजों तथा औषधियों के शोधन एवं प्रयोग पर विशेष कार्य किया। उनके योगदान को निम्न प्रकार समझा सकता है। रसशास्त्र का विकास, नागार्जुन ने मरकरी और अन्य धातुओं के प्रयोग द्वारा रोगों के उपचार की विधियां विकसित की। उन्होंने आयुर्वेद में धातु एवं खनिज आधारित औषधियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया। धातु शोधन की विधियां, उन्होंने सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं को शुद्ध करने तथा उन्हें औषधि निर्माण में उपयोग करने की प्रक्रिया बताई। धातुओं के गलन, मिश्रण और शोधन की वैज्ञानिक विधियां उनके कार्यों में मिलती हैं। मरकरी साइंस की बात करें, पारद विज्ञान की बात करें, तो नागार्जुन ने पारद को यानी मरकरी को संस्कार, शोधन तथा उसके औषधि उपयोग तथा विशेष बल दिया। केमिस्ट्री में पारद को अमृत तुल्य माना गया है। इसके सुरक्षित उपयोग की विधियां उन्होंने स्पष्ट की। रसायन एवं दीर्घायु का सिद्धांत, उन्होंने ऐसी औषधियों के निर्माण का वर्णन किया जो शरीर को स्वस्थ, शक्तिशाली और दीर्घायु बना सके। यह आयुर्वेद के रसायन चिकित्सा सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ग्रंथ की रचना, नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध रस रत्नाकर रस शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें धातुओं, खनिजों, औषधियों और रासायनिक प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस प्रकार आचार्य नागार्जुन ने भारतीय रस शास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया तथा आयुर्वेद और रसायन विज्ञान के विकास में अमूल्य योगदान दिया। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, ऋषि कणाद के पदार्थों के बारे में क्या अवधारणा थी। तो ऋषि कणाद भारतीय दर्शन के महान दार्शनिक और वैशेषिक दर्शन के स्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पदार्थ के संबंध में अत्यंत वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत की। उनकी पदार्थ संबंधी धारणा को परमाणुवाद कहा जाता है। ऋषि कणाद की पदार्थ संबंधी अवधारणा क्या है, तो संसार परमाणुओं से बना हुआ है। कणाद के अनुसार इस जगत की प्रत्येक वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा है। ये परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता।
अगला है परमाणु अविनाशी। उन्होंने माना कि परमाणु नष्ट नहीं होते, वस्तुओं का निर्माण और विनाश होता है, परंतु उनके मूल परमाणु शाश्वत रहते हैं। अतः परमाणु के संयोग से पदार्थ बनते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। पदार्थों के गुण उनके परमाणु के संयोजन पर डिपेंड करते हैं, यानी कि निर्भर करते हैं। पदार्थों में 6-7 वर्ग। वैशेषिक दर्शन में कणाद ने पदार्थों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा है। उनके अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, समवाय, बाद में अभाव को भी जोड़ दिया गया। 4 प्रकार के भौतिक परमाणु थे। उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु की कल्पना की। प्रत्येक तत्व के परमाणु के गुण अलग अलग होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो कणाद का परमाणुवाद आधुनिक विज्ञान का जो परमाणु सिद्धांत उससे काफी मिलता जुलता है। उन्होंने बहुत पहले विचार दे दिया था, जो कि वर्तमान में के तुम्हारा मॉडल केमिस्ट्री जो बता रही ना, वो बात कणाद ने बहुत समय पहले कह दी थी। सिद्ध कीजिए कि d/dx 10x = sec², अथवा इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी समझाइए। अगला प्रश्न है निरपेक्ष और सापेक्ष त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। बड़ा सरल सा प्रश्न है। मोलरिटी आप जानते हो, मोलरता क्या होती है कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता क्या है, तो किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। बात आती है क्रोमेटोग्राफी से। आप क्या समझते हो, इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो क्रोमेटोग्राफी रसायन विज्ञान की वह तकनीक है जिसका उपयोग किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग अलग करने, उनकी पहचान करने और उनको शुद्ध करने में किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द क्रोमा यानी कलर यानी रंग और ग्राफिक्स मतलब लिखना से मिलकर बना है। प्रारंभ में इसका उपयोग केवल रंगीन पदार्थों को अलग करने के लिए ही किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में केमिस्ट्री में और एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल की बात करें इसकी, तो यह तकनीक 2 प्रावस्थाओं के बीच कार्य करती है। पहली स्थिर प्रावस्था, यह वह पदार्थ है जो स्थिर रहता है, जैसे कागज या सिलिका जेल। गतिशील प्रावस्था की बात करें तो यह वह विलायक है जो मिश्रण के साथ आगे बढ़ता है। जब मिश्रण को गतिशील प्रावस्था के साथ प्रवाहित किया जाता है तो मिश्रण के विभिन्न घटक अपनी गति के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं। जो घटक स्थिर प्रावस्था के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं वे धीरे धीरे चलते हैं, वो गतिशील प्रावस्था से अधिक घुलनशील होते हैं, वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला मोबाइल स्टेशनरी फेज की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, तो इसमें आती है गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी इसमें गतिशील प्रावस्था यानी कि मोबाइल फेज जो होती है वो गैस होती है, और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज जो होती है वो लिक्विड होती है। इसका पृथक्करण का सिद्धांत यानी सेपरेशन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बात करें तो घटकों के अलग होने के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी यानी एब्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसमें घटक स्थिर प्रावस्था की सतह पर चिपक जाते हैं, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी टीएलसी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसमें घटक 2 द्रवों के बीच उनकी घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी। प्रयुक्त तकनीक की बात करें, उपकरणों की बात करें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इसमें विशेष कागज का उपयोग होता है। टीएलसी के अंदर इसमें कांच या प्लास्टिक की प्लेट पर अधिशोषण की पतली परत चढ़ाई जाती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखें तो इसमें ऊर्ध्वाधर कांच की नली का उपयोग किया जाता है। एचपीसीएल की बात करें तो यह एक आधुनिक और अत्यंत सटीक तकनीक है। उपयोग की बात करें तो ड्रग की शुद्धता की जांच करने में, प्रदूषित पानी या हवा में रसायनों की पहचान करने में, ब्लड के नमूनों से विषैले पदार्थों या नशीले दवाओं का पता लगाने में और प्राकृतिक रंगों और विटामिनों को अलग करने में। गैस क्रोमेटोग्राफी से आप क्या समझते हो, इसके उपयोग लिखिए। इसके अथवा में प्रश्न आया था, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। एक और प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो आपके सिलेबस में 4 से 5 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताए गए। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, इस तरीके से। बियर-लैम्बर्ट नियम की तरफ आ जाता हूं मैं। तो बियर-लैम्बर्ट नियम क्या है, तो प्रकाशिक और रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण नियम जो बताता है कि किसी विलयन से गुजरने वाले प्रकाश का अवशोषण उस विलयन की सांद्रता और प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के साथ संबंध करता है। अब क्या बियर का नियम क्या कहता है, तो अवशोषण विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। कौन सा, बियर का नियम। लैम्बर्ट का नियम क्या कहता है, तो अवशोषण प्रकाश पथ की लंबाई के समानुपाती। दोनों में डिफरेंस है, एक तो सांद्रता के समानुपाती है और एक किसके समानुपाती, लंबाई के समानुपाती है। गणितीय व्यंजक देखें तो इस नियम को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। A = E एप्सिलॉन CL, यानी एब्जॉर्बेंस यानी एक ये होता है विलयन द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा। E एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्बिटी, मोलर अवशोषकता जो पदार्थ की प्रकृति और तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करती है। CL है कंसंट्रेशन, विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में होती है। और I पाथ लेंथ होती है वह दूरी L जो प्रकाश विलयन के अंदर तय करती है, उसको L से डिपेंड करता है। मुख्य सिद्धांत, जब एक बड़ी प्रकाश यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट की किरण को किसी पारदर्शी माध्यम से विलयन में गुजारते हैं तो सांद्रता का प्रभाव, यदि विलयन अधिक गाढ़ा है होगा तो अधिक अणु प्रकाश को रोकेंगे और अवशोषण बढ़ेगा।
दूरी का प्रभाव, यदि प्रकाश को विलयन के अंदर लंबी दूरी तय करना होगी तो अधिक परमाणु के कांटेक्ट में आएगा, जिससे अवशोषण अधिक होता है। बियर-लैम्बर्ट की कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस, यह नियम हर परिस्थिति में सटीक नहीं होता है, इसकी कुछ कंडीशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तनु विलयन की, तो यह नियम मुख्य रूप से कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है, हाई कंसंट्रेशन पर यह लागू नहीं होता है। एक और खास बात, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक वर्णी प्रकाश की इसमें आवश्यकता होती है। रासायनिक स्थिरता की बात करें तो विलयन में पदार्थों का संघनन यानी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो बियर-लैम्बर्ट लॉ फेल हो जाएगा। एप्लीकेशन क्या है, तो इसका उपयोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में किसी अज्ञात विलयन की कंसंट्रेशन पता करने में होता है। इसका उपयोग ब्लड सैंपल्स में हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन या अन्य रसायनों की मात्रा मापने के अंदर किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर खाद्य पदार्थों को रसायनों की शुद्धता की जांच करने में भी होता है। अब आ जाता हम सेक्शन सी की तरफ। यहां पर आता है पहला प्रश्न है, सेक्शन सी में पहला प्रश्न दे रखा है, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के औषधि दर्शनों चिकित्सा पद्धतियों को समझाइए। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत भारतीय आयुर्वेद के दो महान आचार्य माने जाते हैं। दोनों ने चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिनल साइंस को अलग अलग दृष्टियों से समृद्ध किया है। चरक ने मुख्यतः औषधि चिकित्सा और शरीर के आंतरिक संतुलन पर बल दिया, जबकि सुश्रुत ने सर्जरी को विकसित किया है। आचार्य चरक का औषधि दर्शन और चिकित्सा पद्धति की बात करें तो आचार्य चरक को आयुर्वेद की काय चिकित्सा का जनक माना जाता है। उनका प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता। त्रिज्योत सिद्धांत की बात करें तो चरक के अनुसार शरीर में 3 दोष है, जिसको वात, पित्त और कफ कहते हैं, का संतुलन स्वास्थ्य के आधार पर होता है। इनका संतुलन रोग उत्पन्न करता है। रोगों का कारण देखें तो उन्होंने माना कि गलत आहार, असंयमित जीवन शैली, मानसिक तनाव तथा प्रकृति के विरुद्ध आचरण रोगों के मुख्य कारण है। औषधि चिकित्सा की बात करें तो चरक ने जड़ी बूटी, वनस्पतियों और प्राकृतिक औषधियों के प्रयोग पर विशेष बल दिया। वे रोगों के मूल कारण को समाप्त करने में विश्वास रखते थे। निवारक चिकित्सा की बात करें तो उन्होंने केवल रोग उपचार ही नहीं बल्कि रोगों की रोकथाम पर भी बल दिया। संतुलित आहार, दिनचर्या और नैतिक जीवन को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। चिकित्सक गुणों की बात करें तो चरक के अनुसार एक अच्छे चिकित्सक में ज्ञान, अनुभव, करुणा और नैतिकता का होना आवश्यक है। आचार्य सुश्रुत का औषधि दर्शन चिकित्सा पद्धति की बात करें तो आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। शल्य चिकित्सा पर उन्होंने बल दिया। सुश्रुत ने शरीर के रोगों, उपचार हेतु शल्य क्रियाओं का विकास किया। उन्होंने अनेक प्रकार के सर्जरी की विधियों को बताया। शारीरिक संरचना का अध्ययन देखें तो उन्होंने मानव शरीर रचना यानी एनाटॉमी का विस्तार से वर्णन किया। शल्य चिकित्सा से पहले शरीर की रचना का ज्ञान आवश्यक माना। शल्य उपकरणों का प्रयोग देखें तो सुश्रुत ने लगभग 125 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया यानी कि सर्जरी एपरेटस बनाए। उन्होंने चाकू, सुई, कैंची आदि उपकरणों का व्यवस्थित उपयोग बताया। प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो नाक पुनर्निर्माण जैसी सर्जरी क्रियाओं को वर्णन सुश्रुत संहिता मिलता है, इसलिए उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के प्रारंभिक प्रवर्तक भी माना जाता है। किसको? सुश्रुत को। स्वच्छता और प्रशिक्षण की बात करें तो उन्होंने शल्य चिकित्सा में स्वच्छता, अभ्यास और सावधानी और अत्यंत आवश्यक बताया। विद्यार्थियों को पहले कृत्रिम वस्तुओं का अभ्यास करने की परंपरा उन्होंने विकसित की। आचार्य चरक ने औषधि चिकित्सा, रोग निवारक और शरीर के आंतरिक संतुलन पर बल देकर आयुर्वेद को समृद्ध किया, जबकि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा और शरीर रचना विज्ञान को विकसित कर चिकित्सा विज्ञान में नई दिशा दी। दोनों आचार्यों का योगदान आज भी चिकित्सा जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और हम कह सकते हैं इनके कारण ही मेडिसिनल साइंस कंप्लीटली डेवलप हो पाया है। अगला प्रश्न है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय यानी जिसको बोलते हैं पीसी रॉय के वैज्ञानिक, औद्योगिक, शिक्षक एवं सामाजिक योगदान का वर्णन कीजिए। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, शिक्षक, उद्योगपति और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने विज्ञान, उद्योग, शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। वैज्ञानिक की बात करें, वैज्ञानिक योगदान की बात करें तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट नामक केमिकल की भी डिस्कवरी करी। अकार्बनिक रसायन के क्षेत्र में उनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक परंपरा के इतिहास पर भी शोध किया और प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान के विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ, उनका जो उन्होंने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, भारतीय रसायन विज्ञान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। औद्योगिक योगदान की बात करें तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का मानना था कि भारत की उन्नति के लिए स्वदेशी उद्योगों का विकास आवश्यक है। उन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना की, जो भारत की पहली आधुनिक रासायनिक और औषधि निर्माण कंपनी मानी जाती है। उन्होंने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देकर आर्थिक आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। भारतीय युवाओं को विज्ञान आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। शिक्षक के रूप में उनका भी पार्टिसिपेशन माननीय बहुत लोहा मनवाता है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय एक आदर्श शिक्षक थे। उन्होंने विद्यार्थियों के वैज्ञानिक सोच पर शोध की भावना विकसित की। वे सरल जीवन और उच्च विचार के समर्थक। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रेरित किया, जिन्हें कई आगे चलकर प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। वे शिक्षा में केवल नौकरी का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधक भी मानते थे।
सामाजिक योगदान की बात करें उनके, तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय समाज सेवा और राष्ट्रभक्ति के भावना से प्रेरित उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का भी समर्थन किया था। गरीब विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता की और शिक्षा में प्रसार का योगदान दिया। समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता का प्रसार भी उन्होंने किया। सादगी, नैतिकता और मानव सेवा के आदर्श प्रस्तुत करते थे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने विज्ञान, उद्योग, शिक्षा और समाज सेवा के माध्यम से भारत को एक नई दिशा दी। उनका जीवन ज्ञान, राष्ट्रभक्ति और सेवा के प्रेरणादायक उदाहरण है। उसके बाद निम्न सरल रेखा समीकरण को उनकी प्रवणता का अंतखंड ज्ञात कीजिए। ऐसे तीन इक्वेशन दे रखिए, y = 2x + 6, 3x + 4y = 12 और 2y - 4x + 5। इनको सॉल्व कर लीजिएगा। कंप्यूटर से आप क्या समझते हो, आप अच्छे से जानते हो कंप्यूटर क्या होता है। उसमें दो कंडीशन होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, उनका आपको डिस्क्रिप्शन करना और इसके अलग अलग गुणों को बताना है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर। हाइड्रोजन का परसेंटेज 1.58% है, ऑक्सीजन का 76.2% है, नाइट्रोजन का 22.22% है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 63 है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास 63 है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कीजिए। उसके बाद माध्य का माध्य विचलन के उदाहरण से समझाइए। इसके बाद टीएलसी का सिद्धांत, विधियों, उपकरणों का वर्णन कीजिए। एचपीसीएल यानी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत यानी उसकी थ्योरी, उसकी मेथड और उसके एपरेटस को बताना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आया था, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सप्लेन इट्स डिटेल, राइट डाउन द एप्लीकेशन। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम जिसे अक्सर पराबैंगनी दृश्य यानी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, विश्लेषण रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह तकनीक अणुओं द्वारा पराबैंगनी यानी 100 से 400 नैनोमीटर और दृश्य 400 से 800 नैनोमीटर प्रकाश के अवशोषण पर आधारित है। सिद्धांत क्या कहता है इसका, तो यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री मुख्य सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन पर आधारित है। जब किसी यौगिक पर पराबैंगनी विकिरण डाली जाती है तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। यह मुख्य रूप से उन अणुओं में होता है जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि डबल बॉन्ड होता है, एल्किन, एल्काइन, बेंजीन, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर युक्त यौगिक हो। यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री के कुछ अवशोषण को समझने के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं यहाँ पे। पहला क्रोमोफोर, अणु का वह भाग जो प्रकाश का अवशोषण करता है और रंग के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्रोमोफोर कहते हैं। सामान्यतः जहां पर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं वहां पर क्रोमोफोर देखने को मिलता है। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, यह स्वयं प्रकाश अवशोषित नहीं करता लेकिन क्रोमोफोर के साथ जुड़कर अवशोषण की इंटेंसिटी या तीव्रता को बढ़ा देता है, तीव्रता और उसकी वेवलेंथ को इंक्रीज कर देता है। यह कहां देखने को मिलता है, जहां पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अवशोषण शिफ्ट की बात करें तो बेंथोक्रेमिक शिफ्ट यानी रेड शिफ्ट, अवशोषण का अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर खिसकना जिसको लेम्डा मैक्सिमम कहते हैं। हिस्टोक्रोमिक शिफ्ट अवशोषण का कम तरंग दैर्ध्य की ओर चला जाना। तो बेंथोक्रेमिक शिफ्ट यानी रेड शिफ्ट का मतलब होता है अधिक वेवलेंथ की तरफ जाना और ब्लू शिफ्ट का मतलब कम वेवलेंथ की तरफ जाना। ये पूरी प्रक्रिया बीयर-लैम्बर्ट नियम का पालन करती है। इसके माध्यम से पदार्थों की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। एप्लीकेशन, अशुद्धियों का पता लगाना है। यह तकनीक नमूनों में अशुद्धियों की पहचान करने में सबसे अच्छा तरीका है। यदि किसी शुद्ध यौगिक के स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त पीक दिखाई देती है तो वह अशुद्धि को दर्शाएगा। गुणात्मक विश्लेषण की बात करें तो किसी अज्ञात यौगिक में मौजूद क्रियात्मक समूह जैसे कंजुगेटेड डाइस या कार्बोनिल समूह की पहचान करने में काम आता है। मात्रात्मक विश्लेषण की बात करें तो बीयर-लैम्बर्ट नियम का उपयोग करके किसी विलयन में मौजूद यौगिकों की सटीक सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो इसका उपयोग समय के साथ साथ अवशोषण में होने वाले परिवर्तन को मापकर अभिक्रिया की गति का अध्ययन करने में भी किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो दवाओं की शुद्धता और उनके निर्माण की गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। संरचना निर्धारण यह बताने में मदद करता है कि यदि कोई यौगिक सिस या ट्रांस है तो उसमें कॉन्जुगेशंस की सीमा क्या रहेगी और इसके मुख्य भाग क्या है। तो एक तो प्रकाश स्रोत होता है, एक मोनोक्रोमेटर होता है, नमूना यानी उसमें नमूना सेल होता है, डिटेक्टर होता है। अगला प्रश्न आता है अवरक्त स्पेक्ट्रम के सिद्धांत के एप्लीकेशन को बताइए। तो अवरक्त इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे कंपन यानी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, कार्बनिक रसायनों की संरचना पहचान करने का एक अत्यंत शक्तिशाली टेक्निक है। ठीक है, यह मुख्य रूप से अणुओं की उपस्थिति फंक्शनल ग्रुप्स की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल कहां पे होता है, क्रियात्मक समूह की पहचान में होता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मूल सिद्धांत क्या है, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पर आधारित है। ऊर्जा का अवशोषण जब किसी अणु पर अवरक्त विकिरण यानी उसकी तरंग संख्या 4000 से 400 सेंटीमीटर में डाली जाती है तो अणु उन विकिरणों को अवशोषित कर लेता है जिनकी आवृत्ति उनके स्वाभाविक कंपन की आवृत्ति के बराबर हो। अब कंपन के प्रकार की बात करें तो यानी वाइब्रेशन के टाइप है, यहाँ पर एक होता है स्ट्रेचिंग, एक होता है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग जिसमें बंद की लंबाई बदलती रहती है और बेंडिंग जिसमें बंदों के बीच का कोण चेंज होता रहता है। डायपोल मोमेंट की बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो केवल वही अणु आईआर एक्टिव होंगे जिनमें वाइब्रेशन के दौरान परमानेंट डाइपोल मौजूद परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए HCl एक एक्टिव मॉलिक्यूल है लेकिन N2 या O2 नहीं।
फिंगरप्रिंट रीजन की बात करें तो आईआर स्पेक्ट्रम में 1500 सेंटीमीटर से लगाकर 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक के क्षेत्र को फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। जिस तरह दो व्यक्ति के उंगलियों के निशान समान नहीं हो सकते, उसी तरह अलग अलग यौगिकों का यह क्षेत्र भी समान नहीं हो सकता। इसका उपयोग दो यौगिकों के बीच में सूक्ष्म डिफरेंस पहचानने में किया जाता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस क्या है, तो क्रियात्मक समूह की पहचान में सबसे पहले बात, जैसे ओएस समूह का जो रेंज है वो 3200 से 3600 के बीच में होती है, सीओ की रेंज 1700 से 1725 के बीच में होती है। यौगिकों की शुद्धता की जांच करने में यदि नमूना अशुद्ध है तो स्पेक्ट्रम में अतिरिक्त और अस्पष्ट बैंड दिखाई देंगे। हाइड्रोजन बंध का अध्ययन भी इसके द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन में दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर। केमिकल रिएक्शन किस प्रोसेस तक गई है, उसकी प्रकृति क्या हुई, इससे पता कर सकते हैं। और गुणात्मक विश्लेषण फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से आप उसका एनालिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी तक आप जुड़े हुए थे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और मैं डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा आपके साथ अभी तक बना हुआ था। आई होप लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहते हैं। मैं डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।